Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where this is going to be your part 2 of Theory of Income and Employment series. And in my last video, we had covered up till consumption function and propensity to consume. अब यहाँ से we are going to start with propensity to save and saving function वाला part, क्योंकि हमने सीखा in my previous video that income that we earn, it is partly consumed and partly saved. तो बिफोर वी मूव ऑन टू इन्वेस्टमेंट यानी एग्रीगेट डिमांड जो था सी प्लस आई के पास जाए, उससे पहले हमें एस को कंप्लीट करके पूरा वाई को रैप अप करके देन विल बी मूविंग टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट. ठीक है, सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सेविंग फंक्शन. सो फंक्शन क्या होगा हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है. एनी फंक्शन मैथमेटिकली इज टू एक्सप्रेस अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. सिंस हम लोग यहां सेविंग फंक्शन पढ़ रहे हैं तो एक वेरिएबल तो सेविंग खुद ही होगा, राइट? सिंस वी आर स्टडीइंग अबाउट सेविंग फंक्शन, सो इट विल बी बिटवीन डिजायर्ड. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट द कीवर्ड्स लाइक डिजायर्ड, प्लान्ड, इंटेंडेड, अदरवाइज आपका नंबर डिडक्ट हो जाएगा. ठीक है, बिटवीन डिजायर्ड सेविंग्स. ठीक है, एंड अब हम लोग क्या सेव करते हैं? व्हाट डू वी सेव? हम लोग इनकम को ही सेव करते हैं. इनकम इज पार्टली कंज्यूम्ड एंड पार्टली सेव. सो बिटवीन डिजायर्ड सेविंग्स एंड प्लान्ड इनकम कि कितना पैसा आ सकता है, तो इसके बीच के फंक्शनल रिलेशनशिप को हम लोग सेविंग फंक्शन बोलेंगे, राइट? जहां पे सेविंग्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? सेविंग इज डिपेंडेंट एंड इनकम is independent. Income is independent. तो y is equal to f of x के फॉर्म में, जहां पे ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, किस वे में लिखा जा सकता है इसको? वी कैन राइट इट एज सेविंग्स डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन ऑफ y, that is income. s will be f of y. जैसे c is equal to f of y, वैसे ही s will be f of y. या फिर आप इसको एक और तरीका से लिख सकते हो. क्या बोल सकते हो? और we know that since y is equal to c plus s, हम लोग जानते हैं कि income is partly consumed and partly saved, therefore s will be y minus c. अगर इनकम से कंजम्पशन माइनस कर दे तो भी अपना सेविंग आ जाएगा. तो ये हमें दे दिया डेरिवेशन. ठीक है, ये हमें मिल गया सेविंग फंक्शन का डेरिवेशन. दैट मैं हैशटैग लगा के लिखता हूं, सेविंग फंक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन. Saving function is derived from consumption function. This is very important, क्योंकि इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करेंगे, जो आएगा वही अपना सेविंग फंक्शन होगा. सेविंग फंक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन. आई होप दैट इज क्लियर. इतना आपको आ गया समझ में. चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोपेंसिटी की तरफ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी? मैंने आपको क्या सिखाया था अपने पिछले वीडियो में? प्रोपेंसिटी का मतलब होता है intention, right? How much are you intending to save? How much are you willing to save? कितना आप बचाना चाहते हो, ना कि आप कितना बचाते हो. And then propensity is used for measurement as well, right? जैसे consumption function में हमने propensity को use किया था measure करने के लिए, वैसे saving के केस में भी use करेंगे. तो आइए लिखते हैं propensity which is used for measurement. कैसे मेजर किया जाएगा? या तो आइदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन मतलब हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, या तो ऑन द बेसिस ऑफ चेंज. एंड चेंज मतलब हो गया, जस्ट 1 सेकेंड.
Okay, I'll have to write it again. मैं लिखूंगा propensity which is used for measurement. Measurement will be taken either on the basis of proportion, जहां proportion मतलब हुआ average, या तो on the basis of change, and change मतलब हो गया marginal. And therefore we'll have APS and we'll have MPS. कैसे निकाला जाएगा APS और MPS? Supposedly if your income was 100 rupees and you are consuming 60, तो save कितना कर रहे हो आप? 40, which is income minus consumption will be equal to saving 40. So can I say that 40% of Y is saved? ठीक है, 40% of Y is saved, which means 40% is 40 by 100, जहां पे 40 क्या है? 40 is your saving. So this 40 is your saving and 100 is your income. So it will be the ratio of S upon Y. APS कैसे निकाला जाएगा? APS will be S by Y. APC was C by Y, APS will be S by Y. Clear? Similarly, now if your income increases and becomes 200 and you are consuming 140, how much is your saving? Saving is 60, right? तो मैं अगर आपसे पूछूं चेंज इन सेविंग्स कितना है, डेल्टा एस कितना है, सेविंग कितना से चेंज हुआ, तो आप बोलोगे बाय 20, विच इज 60 माइनस 40 बाय 20. एंड मैं अगर आपसे पूछूं कि चेंज इन इनकम कितना है, तो चेंज इन इनकम आप बोलोगे 100. तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट 20% ऑफ डेल्टा वाई, दैट इज चेंज इन इनकम. ठीक है, दिस डेल्टा वाई इज चेंज या इंक्रीज इन इनकम. इंक्रीज इन इनकम. ठीक है, 20% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड, हमने बचा लिया, राइट, विच विल बी 20% मतलब हो गया 20 बाय 100, जहां पे ये 20 क्या है? 20 इज योर डेल्टा एस. And what is this 100? This 100 is your delta Y, change in income. So this 100 will be your delta Y. तो ये दे दिया हमें MPS. Marginal कैसे निकाला जाएगा? MPS will be calculated as change in savings by change in income. तो APS हो गया S by Y, MPS हो गया डेल्टा S by डेल्टा Y. जैसे APC था C by Y and MPC था डेल्टा C by डेल्टा Y. And the same manner में, same way में, I will also write over here hashtag लगाते हुए that MPS is the slope of saving function. जैसे MPC was the slope of consumption function, वैसे ही MPS हो जाएगा slope of saving function. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर. इतना तक आपको समझ में आ गया है. अब चलिए, अब हम लोग जाएंगे डायग्राम की तरफ. ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द डायग्राम. नाउ क्योंकि S इज इक्वल टू Y माइनस C, यानी कंजम्पशन को हटा के ही सेविंग्स आ रहा है, इनकम में से कंजम्पशन डिडक्ट करके वी आर गेटिंग सेविंग्स, तो बोल के जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो कंजम्पशन फंक्शन से ही डिराइव होगा. सो दैट इज वाई पहले हम लोग कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, पहले हम लोग कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे. वाई ओ एक्स, यहां आ जाएगा इनकम, यहां आ जाएगा डिजायर्ड कंजम्पशन, एंड उसी के साथ डिराइव करते हुए यहां दिखाएंगे डिजायर्ड सेविंग्स. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. Yesterday what we had done about consumption function, this is our 45-degree line denoting income y which is equal to 1 at a 45-degree angle. ठीक है, एंड क्योंकि ये tan 45 है बोल के y का वैल्यू इज इक्वल टू 1. उसके बाद हम लोग लेगा कंजम्पशन का कर्व. दिस इज आवर कंजम्पशन कर्व C. This is autonomous consumption, this particular point which is independent of income, right?
Here we get the break even level of income y0 पे, because यहाँ पे C is equal to y. C is equal to y, so this is your break even level of income. Let's name it at something, say point A. ठीक है, this point A is my break even. अब कल ही हमने किया था कि ये वाला जोन जो है, this particular zone is called dis savings, right? If you remember, this was dis savings. यहां पे saving was equal to 0.a पे, and ये पूरा जो zone था, this entire zone was our savings, right? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिस सेविंग वाला जो जोन है धीरे धीरे कम छोटा होते जा रहा है, मतलब सेविंग्स आएगा, सेविंग्स विल कम, एंड देन वी हैव ब्रेक इवन लेवल वेयर सेविंग इज जीरो. तो सेविंग को यहां जीरो होना है, एंड देन धीरे धीरे सेविंग वाला जोन खुलते जा रहा है. इन अदर वर्ड्स, हमने कुछ ऐसा सिनेरियो बनाया था, y is 100, consumption was 150, so saving was -50. Income was 200, consumption was 200, so saving was 0. Income 300, consumption 250, so saving was 50. तो हम लोग क्या देख रहे हैं, that with the rise in income, पहले हमें नेगेटिव सेविंग्स आ रहा है, यानी कि हमारा डिस सेविंग हो रहा है, बट जैसे इनकम बढ़ा, जैसे ही कंजम्पशन बराबर हुआ इनकम से, सेविंग इज जीरो. सो दिस जीरो इज ग्रेटर देन -50, एंड देन उसके बाद और इनकम इंक्रीज हुआ, देन वी हैव मूव टू पॉजिटिव सेविंग्स और सेविंग्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट? सो इन अदर वर्ड्स, y माइनस सी करके जो लेफ्ट ओवर आता है, दैट इज आवर सेविंग्स. तो ये जो गैप आ रहा है y और c का, यही तो हमारा सेविंग वाला पोर्शन है. एंड ध्यान से अब इसको अगर ऑब्जर्व करें और अकॉर्डिंगली ग्राफ भी बनाए, तो हमें समझ आएगा कि डिस सेविंग वाला जोन छोटा होते जा रहा है, मतलब सेविंग्स आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है. इन अदर वर्ड्स, सेविंग विल बी पॉजिटिवली स्लोपिंग. तो सेविंग कैसा बनेगा, सेविंग इस तरीके से जाएगा. जैसे ही कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, सेविंग विल बी इक्वल टू जीरो. यहां सेविंग हो जाएगा जीरो, एंड देन उसके बाद सेविंग विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव जोन, will move towards the positive zone. So this is our savings. ये हो जाएगा saving curve. So what is happening is that over here savings is negative. Why saving is negative? Because C was greater than Y. Why is saving negative? Because C is more than Y. This savings बोल के savings negative है. बट सेविंग कर्व पॉजिटिवली स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि डिस सेविंग वाला गैप जो है वो छोटा होते जा रहा है, देन वी आर गेटिंग जीरो सेविंग्स. यहाँ पे saving is zero over here, origin पे. So in other words, saving is coming as income is increasing, consumption is increasing by lesser proportion. In other words, economy is moving towards saving, and that is why saving is positively sloping, ऊपर जाते हुए. So where consumption is equal to income, saving is equal to zero, S is zero, and since C over here was less than Y, income was more than कंजम्पशन, देयरफॉर सेविंग इज पॉजिटिव. तो ये जोन में आप देख पा रहे हो, सेविंग इज पॉजिटिव. दिस इज पॉजिटिव सेविंग वाला जोन. तो ये बन गया आपका डायग्राम फॉर सेविंग फंक्शन. आई होप दैट इज क्लियर. फिर यहां पे हमने किया था, यहां पे लेट मी चेंज द इंक कलर. यहां हमने किया था कि एपीसी वॉज ग्रेटर देन 1. यहां पे एपीसी वॉज इक्वल टू 1, एंड यहां था एपीसी वॉज लेस देन 1. सिमिलरली अब एपीएस के फॉर्म में भी तो देखना पड़ेगा कि कितना आएगा. तो आइए एपीएस और एमपीएस पहले निकाल लेते हैं. एपीएस एंड एमपीएस. एपीएस कैसे आएगा, एस बाय वाई, एंड एमपीएस कैसे आएगा, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई. ठीक है, निकालते हैं. -50 बाय 100 विल बी -0.5, 0 बाय 200 विल बी 0, एंड 50 बाय 300 विल बी 1/6, and 1/6 will be 0.17. Yeah, 0.17. तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं that when EPC is greater than 1, EPS is less than 0, 0 से भी कम है. When EPC is equal to 1, at this point EPS is equal to 0. When APC is equal to 1, APS is equal to 0. And when APC is less than 1, APS is greater than 0. 0 से ज्यादा है. ठीक है. At the same time, हमने
कंजम्पशन फंक्शन में किया था दैट द प्रपोर्शन ऑफ इनकम कंज्यूम यानी एपीसी डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, लेकिन यहां पे देखिए यहां उल्टा है, 0 is greater than minus 0.5 and 0.17 is greater than 0. In other words, APS increases as income increases. APC के केस में था APC decreases as income increases, but APS के केस में it will be APS increases as income increases. जाहिर सा बात है, when income will increase, we will start devoting that increased income towards savings. That is why. ठीक है. एंड अब बारी एमपीएस निकालने का. एमपीएस निकालते पहला आ जाएगा नील, नथिंग, डैश. चेंज इन सेविंग विल बी 0 minus 50. So positive 50. Delta S will be positive 50 and change in income will be 200 minus 100, which is 100. So delta S upon delta Y, which is 50 by 100, will be 0.5. 50 minus 0 is again 50. 300 minus 200 is again 100. So 50 by 100 will be 0.5. So just like your MPC was less than 1, so will be the case with MPS as well. MPS will also be less than 1, depicting कि कभी भी increased income पूरा पूरी save नहीं होगा. The entire increased income will never be saved. It will partly be saved and partly be consumed as well. So मतलब इनकम बढ़ेगा तो हम लोग थोड़ा सा कंजम्पशन भी बढ़ाएंगे उस इंक्रीज इनकम का, उसको पूरा पूरी कभी भी सेव नहीं किया जाएगा. That is why MPS is also less than 1, and since MPC was greater than 0, so will be the case with MPS as well. MPS will also be greater than 0, depicting that increased income will never be fully consumed as well. मतलब इनकम अगर बढ़ेगा तो पूरा पूरी उसको कंज्यूम भी नहीं कर जाएंगे, थोड़ा सा सेव करेंगे. तो इसीलिए 0 भी नहीं होगा और पूरा पूरी 1 भी नहीं होगा. मतलब इनकम पूरा पूरी सेव भी नहीं होगा एंड इनकम पूरा पूरी कंज्यूम भी नहीं होगा. आई होप दैट इज क्लियर. तो इससे हमारा अगेन जैसे 3 प्रॉपर्टीज निकला था कंजम्पशन फंक्शन का, वैसे ही सेविंग फंक्शन का भी 3 प्रॉपर्टी निकलेगा. सो लेट मी राइट प्रॉपर्टीज. पहला प्रॉपर्टी नंबर 1 विल बी देयर इज अ डायरेक्ट और अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम. कि इनकम जब इंक्रीज हो रहा है सेविंग्स भी इंक्रीज होगा. जस्ट लाइक कंजम्पशन देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन एंड दैट इज व्हाई सेविंग कर्व इज पॉजिटिवली स्लोपिंग. ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग. सेकंड प्रॉपर्टी वुड बी प्रपोर्शन. ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड. प्रपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड मतलब हो गया एपीएस. प्रपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड एपीएस increases. Proportion of income saved APS increases as income increases. APC decrease होता है लेकिन APS increase होगा. ठीक है. And third, slope of savings will be less than the slope of income. जहां पे स्लोप ऑफ सेविंग का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ सेविंग इज एमपीएस एंड स्लोप ऑफ इनकम क्या है? 1. इन अदर वर्ड्स एमपीएस विल बी लेस देन 1. व्हाई? बिकॉज इंक्रीज्ड इनकम will never be fully saved. At the same time, this NPS will be greater than 0, depicting that increased income will never be fully consumed as well. कि income जब बढ़ेगा उसको पूरा पूरी consume भी नहीं करेंगे. So MPS is also between 0 to 1. And please remember that बहुत सारे teachers MPS की जगह क्या लिखेंगे? आपको कैसे question देगा? It will be 0 less than छोटा s less than 1. So this छोटा s stands for MPS itself. So do not get confused. Both means the same thing. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर अप टिल हियर. आपको सेविंग फंक्शन आ गया समझ में. चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस एंड एमपीसी एंड एमपीएस. ठीक है,
कि एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस में कैसा रिलेशनशिप है. Now the keyword that you will use for the relationship is that there is a, we call it a Siamese twin relationship. ठीक है, there is a Siamese twin relationship between both MPC, MPS, APC and APS. Now what is the meaning of this word Siamese? Siamese का मतलब होता है co-joined, जो एक साथ जुड़े हो. जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, मोनो क्या तो बोलते हैं बायोलॉजी में उसको, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो होते हैं, या को जॉइंट ट्विन्स सिंपल वर्ड में जिसको हम लोग बोलते हैं. जुड़वा मूवी आपने देखा होगा, वरुण धवन का जुड़वा 2, दोनों भाई थे, उसमें थोड़ा ओवर एग्जैजरेट करके दिया है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं, को जॉइंट, बट इन अ मैनर दैट दे लुक अलाइक. ठीक है, सो को जॉइंट ट्विन्स जो होते हैं उनको हम लोग साइमीज ट्विन बोलते हैं. नाउ ये साइमीज ट्विन ही क्यों नाम रखा है इसका? बिकॉज बोथ कंजम्पशन एंड सेविंग दे आर कनेक्टेड टू वन मदर विच इज इनकम. लाइक ये इनकम उनकी माँ है और कंजम्पशन एंड सेविंग उनके बच्चे हैं. मतलब एक को भी कुछ अगर होगा, इनकम बढ़ने से अगर एक को भी कुछ हुआ, मान लीजिए कंजम्पशन आपने बढ़ाया, तो सेविंग अपने आप अफेक्ट होगा, रिड्यूस हो जाएगा. सिमिलरली अगर इनकम बढ़ने से आपने कंजम्पशन कम किया, तो सेविंग अपने आप इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर, कंजम्पशन एंड सेविंग्स, बिकॉज दे बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन इनकम. बोल के हम लोग बोलते हैं देयर इज अ साइमीज ट्विन रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एपीएस एमपीसी एंड एमपीएस. इन अदर वर्ड्स अगर आप एपीसी और एपीएस को ऐड करो तो आपको 1 आना चाहिए, एंड अगर एमपीसी और एमपीएस को ऐड करो तो भी आपको 1 ही आना चाहिए. है ऐसा? जी हाँ, ऐसा. आइए मैं आपको दिखाता हूं करके. सपोजिटली मैंने जो एग्जांपल लिया था उसी को यूज करते हैं. इनकम वाज 100, 200, 300, कंजम्पशन 150, 200, 250. तो सेविंग्स क्या हो जाएगा? -50, 0, +50. आइए निकालते हैं एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस. ठीक है, एपीसी हो जाएगा C/Y, एपीएस हो जाएगा S/Y, एमपीसी हो जाएगा डेल्टा C/डेल्टा Y, और एमपीएस हो जाएगा डेल्टा S/डेल्टा Y. 150/100 will be 1.5, 200/200 will be 1, and 250/300 will be 0.83, जो हमने किया था. ठीक है, एपीएस अभी हमने निकाला. -50/100 will be -0.5, 0/200 will be 0, 50/300 will be 0.17. ठीक है, ये आ गया डैश डैश. Change in consumption is 50, change in income is 100, so 50/100 will be 0.5, 250 by -200 will be 50, 300 -200 will be 100, so 50/100 0.5, 0 -50, change in saving will be 0 -50, so +50 by 100 will be 0.5, and 50 - 0 50, 300 - 200 100, so it will also be 0.5. अब मैजिक देखिए, 1.5 प्लस एपीसी प्लस एपीएस करे तो आना चाहिए इक्वल टू 1, राइट? सो 1.5 प्लस -0.5 will be equal to 1. 1 plus 0 will be equal to 1. 0.83 plus 0.17 will be equal to 1. आप ऐड करो 1 ही आएगा. 0.5 plus 0.5 एमपीसी और एमपीएस को ऐड करें तो भी 1 आना चाहिए. 1, 0.5 plus 0.5 1. एपीसी एपीएस को ऐड करे तो भी 1 आ रहा है, एमपीसी एमपीएस को ऐड करे तो भी 1 आ रहा है. बोल रहे अरे ऐसा कैसे हो गया? It is because of the fact we know that income is partly consumed and partly saved, right? Y is equal to C plus S. So अगर proportion of income consumed and proportion of income saved को ऐड करें तो slope of income ही आना चाहिए ना, equal to 1 ही आना चाहिए. इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं. कैसे प्रूव करेंगे? फैक्टराइजेशन को यूज करके. फैक्टराइज कैसे करेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? Since income is partly consumed and partly saved, so we'll say dividing both
साइड्स विथ इनकम विथ वाई। ठीक है, अगर दोनों साइड को हम लोग डिवाइड कर दे वाई से तो हमें क्या आ जाएगा, वील गेट वाई बाय वाई इज इक्वल टू सी बाय वाई प्लस एस बाय वाई, राइट। वाई वाई इज कैंसल्ड, वी गेट 1। सी बाय वाई हमने सीखा, सी बाय वाई इज एपीसी एंड एस बाय वाई इज एपीएस। सो हेंस प्रूव्ड एपीसी प्लस एपीएस करोगे तो आपको 1 आएगा। आई होप दैट इज क्लियर। सिमिलरली एमपीसी प्लस एमपीएस भी करेंगे तो भी 1 ही आएगा। क्यों? वी नो दैट इनकम इज partly consumed and partly saved. Therefore, if income changes, so will your consumption and so will your savings. अगर इनकम चेंज होगा तो कंजम्पशन भी चेंज होगा एंड सेविंग्स भी चेंज होगा, राइट। फैक्टराइज करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स विथ डेल्टा वाई। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स विथ डेल्टा वाई, तो हमें क्या आ जाएगा, वील गेट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई इज कैंसल्ड, यहां लिख रहा हूं तो क्या बचा 1। 1 इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, हमने देखा क्या होता है एमपीसी प्लस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई होता है एमपीएस। हेंस प्रूव्ड एमपीसी और एमपीएस को भी ऐड करेंगे तो भी 1 ही आना चाहिए। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। आपको मजा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, एंड इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट देन प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट आई कैन ब्रिंग आउट मोर सच क्वालिटी कंटेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई केनीजियन मॉडल में, राइट। हमने सी कर लिया कंप्लीट एंड सी वाज एसोसिएटेड विद इनकम। इनकम इज पार्टली कंज्यूम पार्टली सेव्ड, हमने कंजम्पशन फंक्शन सेविंग फंक्शन कर लिया। नाउ टू कंप्लीट एग्रीगेट डिमांड we'll be requiring I this time. So अब हम लोग मूव कर रहे हैं, we are moving towards investment expenditure. ठीक है, we are moving towards investment expenditure. Now, what is investment? Investment is basically when an economy diverts their resources towards the production of more of capital goods. So सबसे पहले मैं एक definition लिखता हूं। Investment expenditure refers to that part of aggregate output which takes the form of capital goods like plant, machinery वगैरह हो गया, that takes the form of capital good which adds to business inventories। ठीक है, इसको ध्यान से डिकोड करो, समझो क्या लिखा है। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। प्लीज रिमेंबर दैट इन्वेस्टमेंट इज नॉट द एंटायर एग्रीगेट आउटपुट, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। सबसे पहले तो एग्रीगेट आउटपुट का मतलब क्या हुआ? एग्रीगेट आउटपुट मतलब हो गया टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, राइट। मैं आपसे पूछता हूं एक इकोनॉमी में कितने टाइप के गुड्स बन सकते हैं, तो आप बोलोगे 2। या तो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रहा है कंज्यूमर गुड्स को, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, व्हिच आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन, यानी दे आर रेडी टू बी यूज्ड। या तो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रहा है मोर ऑफ कैपिटल गुड्स को। ठीक है, या तो प्रोड्यूस कर रहा है मोर ऑफ कैपिटल गुड्स को। तो जो इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है। इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड नॉट द एंटायर एग्रीगेट आउटपुट, क्योंकि एग्रीगेट आउटपुट में कंज्यूमर गुड्स भी है एंड कंज्यूमर गुड्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है। रादर इन्वेस्टमेंट सिर्फ कैपिटल गुड्स वाला हिस्सा को बोलते हैं, क्योंकि जब कैपिटल गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा वो हमारा फ्यूचर में प्रोडक्शन कैपेसिटी, किसका प्रोडक्शन कैपेसिटी, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। यानी इन्वेस्टमेंट करने से फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स दैट विल हेल्प अस टू ऐड टू इन्वेंट्री। यही तो हमारे इन्वेंट्री है, यही तो हमारे इन्वेंट्री है, हमारे स्टॉक है, स्टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड्स है। सो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से कंज्यूमर गुड्स का फ्यूचर में
इन्वेंट्री यानी टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द फ्यूचर दैट विल इंक्रीज, एंड दैट इज व्हाई इन्वेस्टमेंट को लिखा गया है इट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट आउटपुट which takes the form of capital goods that will help to add to inventories, business inventory, that is the stock of consumer goods को बढ़ाने में help करेगा, that is investment. I hope that is clear. चलिए moving towards types of investment. ठीक है, types of investment टोटल हमें कवर अप करने हैं चार टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. सबसे पहला प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, फिर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एंड देन वी हैव ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. स्टार्टिंग ऑफ विथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. नाउ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नाम में ही देखिए क्या लिखा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है. सो इट इज अंडरटेकन बाय प्राइवेट entrepreneurs. अंडरटेकन बाय प्राइवेट entrepreneurs यानी जो प्राइवेट इंडिविजुअल प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करते हैं, अपना खुद का वेल्थ पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं गुड्स बनाने के लिए, उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. पब्लिक इन्वेस्टमेंट पब्लिक है यानी इट इज टू बी यूज्ड बाय एंटायर जनरल पब्लिक. सो इट इज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट. सरकार जिस जगह पे इन्वेस्ट करता है सो दैट द एंटायर पब्लिक कैन यूज दैट प्रॉपर्टी. इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी लाइक रेलवे हो गया, पोस्ट हो गया, रोड्स हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसको हम लोग पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोलेंगे. ठीक है, तो ये तो दो थ्योरेटिकल है, जस्ट ऐसे आपको मीनिंग जान के रख लेना है. इंपॉर्टेंट है ये दोनों, इंड्यूस्ड एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, इंड्यूस्ड मींस मोटिवेटेड. ठीक है, इंड्यूस्ड मींस मोटिवेटेड. सो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज अ टाइप वेयर द इन्वेस्टर इज मोटिवेटेड बाय रिटर्न्स. क्योंकि इन्वेस्ट करने से रिटर्न भी तो आएगा, पैसा भी तो आएगा. सो द मोर यू अर्न इज द मोर यू इन्वेस्ट. सो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज वन which is increased over here. Investment is increased as a result of increase in income. कि जितना इनकम बढ़ता है इन्वेस्टर्स और इन्वेस्ट करते हैं उस पैसा को, so that they can generate more return. So there is a direct relationship between income and induced investment. Higher investment leads to higher returns. But talking about autonomous, autonomous का मतलब होता है independent. ठीक है, autonomous का मतलब होता है independent. सो दिस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को आप काइंड ऑफ एक कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, या इसको आप सॉर्ट ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो. क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो हमें करना ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम. चाहे बढ़ रहा हो, घट रहा हो, इट डजंट मैटर. इनकम हो नहीं हो, डजंट मैटर. एक बेसिक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें करना ही है. इट रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, इट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम. इकोनॉमी के पास पैसा है नहीं है फर्क नहीं पड़ता है. पैसा नहीं भी है तो आप लोन लेके, भीख मांग के, कुछ भी करके इतना पैसा इकोनॉमी के अंदर डालना ही है इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए. अगर इतना निवेश, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमी शायद फाइनेंशियली कोलैप्स कर जाए, क्राइसिस शुरू हो जाए एंड प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे, इश्यूज खड़े हो जाएंगे. बोल के ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हर साल इतना करना ही पड़ता है. वो हर इकोनॉमी अपना नीड के हिसाब से डिसाइड करता है कितना करना है, बट इतना करना ही है. ठीक है, सो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का अगर मैं ग्राफ बनाऊं इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस का, तो आइए डायग्राम आपको दिखाते हैं कैसा बनेगा. मैं एक ले लूंगा इंड्यूस्ड के लिए और यहां मैं ले लूंगा ऑटोनॉमस के लिए. ठीक है, फर्स्ट लेबलिंग YO, X यहां आ जाएगा इनकम, यहां आ जाएगा इन्वेस्टमेंट. सिमिलरली यहां पे भी YOX, यहां आ जाएगा इनकम, यहां आ जाएगा इन्वेस्टमेंट. सबसे पहले इंड्यूस्ड. इंड्यूस्ड का मतलब हुआ इट इज अंडरटेकन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम. सो हायर इज द इनकम, हायर इज द इन्वेस्टमेंट बोल के ये पॉजिटिवली स्लोपिंग बनेगा, डिपिक्टिंग कि इनकम
जब इंक्रीज करेगा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। I0, I1, Y0, Y1, ठीक है। higher will be the investment when the income increases. Please, two things to be noted over here कि गलती से भी ये इंटरसेप्ट नहीं हो जाना चाहिए, मतलब ये टच नहीं करना चाहिए वाई एक्सिस को, क्योंकि अगर आपने टच कर दिया वाई एक्सिस में तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि इवन इफ द इकोनॉमी डज नॉट हैव इनकम, स्टिल वो लोग इंसेंटिव के लिए, रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करेगा। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को आप हायर रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इट कैन नॉट टेक प्लेस व्हेन द इनकम इज जीरो। सो इसीलिए इसको इंटरसेप्ट मत कर दीजिएगा, अगर आप इंटरसेप्ट कर दोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। एंड दूसरा, ये गलती से भी 45 डिग्री एंगल पे नहीं बनना चाहिए आके, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने 45 डिग्री पे बना दिया, इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू चेंज इन इनकम, मतलब जितना इनकम बढ़ेगा इकोनॉमी में वो पूरी इन्वेस्ट हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई ये आपका लेस देन 45 डिग्री होगा। सो इन अदर वर्ड्स इट विल बी इंडिकेटिंग दैट चेंज इन इन्वेस्टमेंट विल बी लेस देन द चेंज इन इनकम। देखिए, आप इनकम ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, talking about autonomous investment. Autonomous investment is independent of income. So चाहे फिर इनकम इज Y0 या इनकम अगर बढ़ भी जाए या घट भी जाए, इट डजेंट मैटर। इतना इन्वेस्टमेंट करना है मतलब करना ही है, इतना इन्वेस्टमेंट होना ही है मतलब होना ही है। फिर चाहे इनकम जीरो भी हो तो भी इन्वेस्टमेंट होगा। इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस डिपिक्टिंग दैट दीज आर नेसेसरी इन्वेस्टमेंट। इतना मेंटेनेंस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए, फिर चाहे इनकम बढ़ रहा हो घट रहा हो, इट डजंट मैटर, इकोनॉमी को इतना निवेश करना ही है। आई होप दैट इज क्लियर। सो अगर डिफरेंसेस आता है बिटवीन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, एक तो हो जाएगा आपका मीनिंग। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज वन which increases with the increase in level of income. Autonomous investment is a type which remains constant irrespective of income. Income ज्यादा हो कम हो, investment constant रहेगा, ठीक है। दूसरा डिफरेंस हो जाएगा डायग्राम, दोनों का आप ग्राफ दे सकते हो। तीसरा डायग्राम हो सकता है रिलेशनशिप। यहां पे अगर रिलेशनशिप का बात करें इनकम और इन्वेस्टमेंट का, तो देयर इज अ पॉजिटिव और अ डायरेक्ट कोरिलेशन between investment and income, and यहां पे there is a zero correlation, ठीक है। there is a zero correlation between investment and income कि investment change नहीं हो रहा है, the change in investment is zero in case of autonomous, but induced में it is positive, it is increasing। and तीसरा एक और आप बोल सकते हो डिफरेंस, चौथा इलास्टिसिटी के टर्म्स में, क्या इंड्यूस इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है इनकम के चेंज होने से? यस, हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इट इज इनकम इलास्टिक। Induced investment is income elastic, so it changes with the change in level of income. Elasticity का मतलब होता है change, and autonomous investment change नहीं हो रहा है बोल के इसको हम लोग बोलते हैं income inelastic. It does not change with the change in level of income. So चार difference, meaning diagram, relation and elasticity. Induced is income elastic, autonomous is income inelastic. I hope that is clear. Now जो हम लोग एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं विच इज इक्वल टू C प्लस आई इन अ कीनेजियन मॉडल, ये जो आई हम लोग ले रहे हैं ये ऑटोनॉमस के फॉर्मेट में ले रहे हैं, इंड्यूस्ड के फॉर्मेट में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इट इज टेकन इन द सेंस ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर अस, ठीक है। दिस इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के फॉर्मेट में, ना कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के फॉर्मेट में। आई होप दैट इज क्लियर। तो चलिए एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बनाते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई। सबसे पहले इंडिविजुअल कर लेते हैं। हमने क्या सीखा? दिस इज व्हाट आर C इज, पॉजिटिवली स्लोपिंग ऐसा बनता है कंजम्पशन फंक्शन में। C सीख लिया। इन्वेस्टमेंट अभी हमने सीख लिया, इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस, वी आर टेकिंग, सो इट इज कांस्टेंट। अब मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगा। कॉस्ट में ऑलरेडी आपने कुछ बिहेवियर ऐसा किया था, आपको याद है? ये था आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये था आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये आ रहा था आपका टोटल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट दोनों पैरेलल थे एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि दे वर सेपरेटेड बाय
अ कांस्टेंट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो एक एलिमेंट कांस्टेंट था, एक चेंज कर रहा था, बोल के दूसरा का चेंज, टोटल कॉस्ट का चेंज टोटल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो यहां पे भी तो सेम चीज हो रहा है। आप देखिए ये जो कंजम्पशन है ये चेंज कर रहा है, यानी सी इज इंक्रीजिंग विद द राइज इन इनकम, एंड जो आई है वो कांस्टेंट है, राइट? आई इज कांस्टेंट, सो आई डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। इनकम अगर बढ़ भी रहा है तो भी आई कांस्टेंट है। तो जो एग्रीगेट डिमांड का चेंज आएगा, जो एग्रीगेट डिमांड का चेंज आएगा वो तो कंजम्पशन के चेंज पे डिपेंड करेगा, जैसे कंजम्पशन चेंज कर रहा है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको स्केड्यूल के थ्रू बताऊं बना के, आप ले लो 100, 200, 300, कंजम्पशन आप ले लो यहाँ 50, 100 एंड 150, और इन्वेस्टमेंट आप ले लो 20, 20, 20। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा? C प्लस आई विल बी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कितना आएगा? 50 प्लस 20 70, 100 प्लस 20 120 एंड 150 प्लस 20 170। तो आप क्या देख रहे हो कि एग्रीगेट डिमांड कितना का डिफरेंस है? 50 50। कितना का डिफरेंस है? 50 50। सो कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है, एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है सेम प्रोपोर्शन से, जस्ट एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन कंजम्पशन बाय इन्वेस्टमेंट। सो 70 minus 50 is 20, 120 minus 100 is 20, 170 minus 50 is 20। सो एग्रीगेट डिमांड में एक एलिमेंट है जो कि चेंज कर रहा है और एक एलिमेंट है जो कि कांस्टेंट रह रहा है। सो एग्रीगेट डिमांड का चेंज कंजम्पशन के चेंज पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ कंजम्पशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बोल के जब हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, अभी जब इसको ग्राफिकली बनाएंगे तो ये कैसा ग्राफ निकल के आएगा? आइए एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम बनाते हैं। वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस इनकम, ये हो जाएगा आपका डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, डिजायर्ड एडी। कंजम्पशन कैसा आएगा? कंजम्पशन विल बी पॉजिटिवली स्लोपिंग लाइक दिस। सी, this is my autonomous investment, right? Sorry, autonomous consumption. This will be my autonomous investment, I। अब C प्लस I अगर हम लोग जोड़ेंगे तो I का जितना गैप है उतना ही गैप आप कोशिश करिएगा एग्रीगेट डिमांड का भी लेने का। बहुत बार मैंने अक्सर देखा है बच्चे लोग को गलती करते हुए कि वो लोग क्या करके आते हैं, वो लोग इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड बना के आ जाते हैं। नाउ आई वुड से दैट दिस इज मैथमेटिकली रॉन्ग, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट इतना से चेंज हो रहा है और कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड का चेंज इतना बड़ा है, सो इट इज नॉट मैचिंग, सो इट इज इनकरेक्ट। रादर इन्वेस्टमेंट का जितना साइज है उतना ही गैप आना चाहिए आपका कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के भी बीच में। सो इसीलिए दिस इज नॉट राइट, दिस इज इनकरेक्ट, एंड बहुत बार चांसेस होता है कि आपको रॉन्ग मिल जाए। बोल के आप एक अंदाज ले लेना कि इन्वेस्टमेंट का कितना साइज है, उतना ही डिस्टेंस पे कोशिश करिएगा एग्रीगेट डिमांड बनाने का। So this is how my aggregate demand will look. AD is equal to C plus I। ठीक है, कि ये गैप और ये गैप सेम होना चाहिए। बन गया आपका एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम। आई होप दैट इज क्लियर। तो चलिए मूव करते आगे, इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। नाउ इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, इक्विलिब्रियम तो ऑलरेडी आपको पता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज अ सिचुएशन वेयर टू फोर्सेस आर बैलेंस्ड, जहां पे दो फोर्स बैलेंस्ड हो। एंड सिंस हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड कर लिया तो जाहिर सा बात है एग्रीगेट सप्लाई भी होगा। तो जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होंगे वो होगा अपना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर द एंटायर इकोनॉमी, फॉर द एंटायर कंट्री। सो अब हमें करना है एग्रीगेट सप्लाई पहले, उसके बाद हम लोग ग्राफ पे आएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट सप्लाई के साथ। नाउ व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? वी नो दैट एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल, एंड सप्लाई का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड
right? The sum total of goods and services which is produced and offered for sale to the entire economy. तो क्या मैं बोलूं कि जो प्रोडक्शन होगा इकोनॉमी का, जितना प्रोडक्शन लेवल होगा, दैट इटसेल्फ विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, राइट? और एट द सेम टाइम हमने चैप्टर के बिगिनिंग में ही किया था कि प्रोडक्शन डिटरमाइंस द लेवल ऑफ इनकम, इनकम इज द आउटकम ऑफ प्रोडक्शन, राइट? तो क्या मैं बोलूं कि जो इनकम होगा दैट विल बी इक्वल टू माय प्रोडक्शन लेवल एज वेल, कि देश में जितना प्रोडक्शन होगा इट मींस उतना ही इकोनॉमिक इंटरैक्शन हो रहा है एंटिटीज के बीच में, एंड जितना इकोनॉमिक इंटरैक्शन होगा उतना ही तो फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे एंटिटीज को इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. So my production level will determine my income, and that income will determine my aggregate supply. In other words, aggregate supply और कुछ नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है. जो हमने इनकम कर्व बनाया था 45 डिग्री, that itself is my aggregate supply. Y is equal to AS. ठीक है? Production determines the level of income, and since production is equal to aggregate supply, and production is equal to income as well, so income itself is my aggregate supply. Income curve जो होगा यही हमारा aggregate supply है. तो aggregate supply भी हमें आ गया क्या है. तो आइए दोनों को कंबाइन करते हैं ताकि अपना इक्विलिब्रियम निकल सके. y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस यहां आ जाएगा इनकम, यहां आ जाएगा डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना एग्रीगेट डिमांड बनाने से. ये हो गया अपना ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये हो गया अपना कंजम्पशन कर्व. सी दिस इज माय ऑटोनॉमस कंजम्पशन. उसके बाद let me take blue color. ये हो जाएगा अपना aggregate demand, right? This is my aggregate demand which is equal to C plus I, and अब बनाएंगे हम लोग 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री लाइन, which is y, and y is equal to aggregate supply. Don't forget to mark 45 डिग्री. ठीक है, so equilibrium कहाँ आएगा? Equilibrium वहां आएगा, equilibrium will be where aggregate demand is equal to aggregate supply. So कौन से पॉइंट पे aggregate demand is equal to aggregate supply? ये वाले पॉइंट पे. गलती से भी इसको या इसको मत मार्क कर दीजिएगा. यहां पे ये आपका ब्रेक इवन लेवल था, यहां पे C is equal to Y, so over here S is equal to 0. ये वाला पार्ट इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा. ठीक है, यहाँ पे सेविंग 0 होना है. ये वाला विल बी इक्विलिब्रियम बिकॉज एग्रीगेट डिमांड द ब्लू लाइन इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई द ग्रीन लाइन. मार्क कर लेते हैं इसको एट y0 लेवल ऑफ इनकम. यहां इकोनॉमी विल बी एट इक्विलिब्रियम. अब इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करेंगे तो साथ ही साथ डिस इक्विलिब्रियम भी बताना पड़ेगा. सो डिस इक्विलिब्रियम के लिए मैं आ जाता हूं यहां लेफ्ट हैंड साइड पे पहले, एंड देन आ जाऊंगा राइट हैंड साइड पे. ठीक है, सबसे पहले मैं लूंगा y1 एंड देन मैं लूंगा y2. तो आइए साथ साथ में बनाते हैं. एट OY1 लेवल ऑफ इनकम, एट OY1 हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान से आप देखिए. दिस ग्रीन लाइन इज माय एग्रीगेट सप्लाई एंड दिस ब्लू लाइन इज माय एग्रीगेट डिमांड. सो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, दैट ग्रीन लाइन नीचे है, राइट? इसका नाम रख देता हूं पॉइंट ए, और ये ब्लू लाइन ऊपर है पॉइंट बी. सो यहां पे एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, ट्रू और नॉट? Aggregate demand, that is blue line, this B, this is aggregate demand, and this A is my aggregate supply. So aggregate demand is above aggregate supply, so demand is more than supply, right?
तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे, at OY1 level aggregate demand is greater than aggregate supply। तो क्या मैं बोलूं कि एक्सपेंडिचर जो हो रहा है इकोनॉमी का, एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, एक्सपेंडिचर लेवल इज मोर देन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट्स प्रोडक्शन। बोला जा सकता है पीपल आर विलिंग टू स्पेंड मोर एंड उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट विल हैपन, देयर विल इमर्ज एन एक्सेस ऑफ डिमांड and due to excess demand there will emerge a shortage of, please do not use goods, goods market के लिए यूज होता है, rather आप यहां बोलोगे shortage of inventory, shortage of inventory, please stick to the keyword inventory for the macro level and not goods and services, ठीक है। there will emerge a shortage of inventory and due to that shortage इसका आउटकम, इसका रिजल्ट क्या होगा, इकोनॉमी को अपना प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। कब तक इंक्रीज करना पड़ेगा, टिल इट रीचेस बैक टू द इक्विलिब्रियम एट y0 लेवल, वंस अगेन, ठीक है। सो व्हेन एग्रीगेट डिमांड विल बी ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई देयर विल इमर्ज अ शॉर्टेज ऑफ इन्वेंटरी एंड इकोनॉमी विल हैव टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन लेवल टिल इट रीचेस बैक टू द इक्विलिब्रियम एट OY0 लेवल। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट OY2 का अगर बात करें, एट OY2, नाउ OY2 पे क्या हो रहा है, आप क्या देख पा रहे हो, चलो मैं थोड़ा जूम इन कर दे रहा हूं। OY2 पे हम लोग देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड, यानी जो ये ब्लू लाइन है पॉइंट C और ग्रीन लाइन इज एग्रीगेट सप्लाई D, दिस इज माय एग्रीगेट सप्लाई एंड दिस इज माय एग्रीगेट डिमांड। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज अबव एग्रीगेट डिमांड, राइट। तो ओवर हियर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, इस जोन में एग्रीगेट सप्लाई इज मोर। तो आप क्या बोलोगे, O2 पे aggregate demand is less than aggregate supply, in other words the expenditure of the economy is less than the production level, right, is less than the production level, so there emerges an excess of supply and due to excess supply there is a surplus of inventories, do not write goods and services, there is a surplus of inventories, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, सरप्लस ऑफ इन्वेंट्री, एंड इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि प्रोडक्शन को कट डाउन करना पड़ेगा। कब तक प्रोडक्शन को कट डाउन करना पड़ेगा, तब तक जब तक कि वापस से हम लोग इक्विलिब्रियम y0 पे नहीं आ जा रहे हैं। सो दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, इसी को हम लोग बोलते हैं ADAS अप्रोच, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से हमने इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन किया। आई होप दैट इज क्लियर, इतना तक आपको समझ में आ गया है। सो आई वुड स्टॉप टिल हियर, काफी लंबा वीडियो बन गया। In my next video, part 3, I'm going to cover up the next approach of equilibrium, which is saving and investment approach, followed by investment multiplier. And I think उसके बाद एक और वीडियो लगेगा जहां पे हम लोग एक्सेस डिमांड, एफिशिएंट डिमांड को कंप्लीट करते हुए पूरा चैप्टर को फिनिश ऑफ कर लेंगे। So I hope you are liking my content, and if you are, then please do like, share, subscribe. Till then, keep studying, keep smiling. I'll see you in my next video. Take care. Bye bye.